नमस्कार, आपके साथ मैं दीपक यादव लेकर हाजिर हूं खबर चालीसा, यानी ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार जगत की खबरों से, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर चालीसा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन नया रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद बाजार सपाट होकर बंद हुए। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने रिकॉर्ड क्लोजिंग की। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स ने 53,291 और निफ्टी 15,962 का नया रिकॉर्ड हाई बनाया। बाजार को फार्मा, रियल्टी और मेटल शेयरों में खरीदारी का सपोर्ट मिला। बाजार ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली के बीच पूरे दिन कंसोलिडेशन मोड में रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 19 अंक की गिरावट के साथ 53,140 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी फ्लैट 15,923 के स्तर पर बंद हुआ। दिग्गज शेयरों के इंडेक्स में चली उठापटक के बीच निवेशकों ने छोटे और मंझोले शेयरों में जमकर खरीदारी की। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 0.35% की मजबूती रही, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.35% का उछाल आया। एयरटेल, अल्ट्राटेक, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, आरआईएल, डिवीज लैब में मजबूती से बाजार को सपोर्ट मिला। एचसीएल टेक, बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी, अदानी पोर्ट में बिकवाली का दबाव बना। निफ्टी के सेक्टोरल इंडेक्सेस की बात करें तो निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा और निफ्टी रियल्टी को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर इंडेक्सेस गिरावट के साथ बंद हुए। तत्व चिंतन फार्मा का आईपीओ आज से खुल गया है। कंपनी ने इस आईपीओ के लिए 1,073 से 1,083 रुपए प्रति शेयर का भाव तय किया है। यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 20 जुलाई तक खुला रहेगा। आईपीओ के एक लॉट में 13 शेयर हैं, यानी निवेशकों को कम से कम 14,079 से रुपए लगाने होंगे। ये स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की कंपनी है, जिसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। मुख्य तौर पर कंपनी बैटरी, फार्मा, एग्रोकेमिकल के लिए उत्पादन करती है। साथ ही पेंट, पर्सनल केयर, फ्लेवर, फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री के लिए भी कंपनी प्रोडक्ट की तैयारी करती है। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी समेत 25 देशों को ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने बड़े लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए निवेश करने की सलाह दी है। जोमेटो के आईपीओ को निवेशकों का जोरदार रिस्पांस मिला है। आज अंतिम दिन आईपीओ 38 गुना से ज्यादा भरकर बंद हुआ। जोमेटो ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 10% हिस्सा रिजर्व किया है। कंपनी ने प्रति शेयर 72 से 76 रुपए प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी आईपीओ के जरिए 9,375 करोड़ रुपए जुटाएगी। 26 जुलाई को इसके शेयर्स का अलॉटमेंट होगा और 27 जुलाई को शेयर की लिस्टिंग होगी। जोमेटो भारत की पहली यूनिकॉर्न फूड टेक कंपनी और लिस्टेड कंज्यूमर इंटरनेट प्लेटफॉर्म है। कंपनी की लगभग 75,000 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू है, जो ताज होटल्स, ओबरॉय होटल्स, लीला होटल्स और बाकी की 17 बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनियों से भी ज्यादा है। पेटीएम ने आईपीओ के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया है। पेटीएम ने 16,600 करोड़ रुपए के आईपीओ को लाने के लिए यह प्रोस्पेक्टस फाइल किया है। इस पब्लिक इशू के तहत 8,300 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर फ्रेश इशू होंगे, जबकि बाकी 8,300 करोड़ रुपए के शेयर ऑफर ओएफएस के तहत इशू किए जाएंगे। अभी तक पेटीएम ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड तय नहीं किया है। इशू के लिए मॉर्गन स्टैनले, गोल्डमैन सैक्स, एक्सिस कैपिटल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जेपी मॉर्गन और सिटी ग्रुप को कोऑर्डिनेटर्स और बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। कोरोना काल में संकटों से जूझ रही एयरलाइंस इंडस्ट्री ने सरकार से राहत पैकेज की मांग की है। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात के दौरान एयरलाइंस के सीईओ ने यह मांग की। इसके साथ ही एयरलाइंस ने अगले महीने से नेटवर्क क्षमता को भी बढ़ाने की अपील की। कंपनियों के सीईओ ने एटीएफ को जल्द से जल्द जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक एविएशन मिनिस्टर ने इस बैठक के दौरान एयर इंडिया के विनिवेश को मौजूदा वित्त वर्ष में ही पूरा करने का संकेत दिया। नए एविएशन मिनिस्टर के साथ एयरलाइंस के सीईओ की यह पहली मुलाकात थी। इंश्योरेंस में एफडीआई को 49% से 74% करने के बाद सरकार ने अब पेंशन फंड्स में भी एफडीआई की लिमिट को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। इसे पीएफआरडीए रेगुलेशन 2021 का नाम दिया गया है। देश में पेंशन के दायरे को बढ़ाने के लिए नए ऑन टैप पेंशन फंड मैनेजर्स लाइसेंस जारी होने वाले हैं और नए ऐलान से बड़ी कंपनियों के पास पेंशन कारोबार में उतरने का मौका होगा। अभी देश में पीएफआरडीए पेंशन को रेगुलेट करता है। मौजूदा समय में देश में 7 पेंशन फंड कंपनियां हैं। एफडीआई सीमा बढ़ाने से विदेशी कंपनियां नए प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी दे पाएंगी, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को पेंशन की सुविधाएं मिल सकेंगी।
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के मामले में एसएटी में सुनवाई के दौरान मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कहा कि कंपनी के बोर्ड ने गलत किया, इसलिए दखल देना पड़ा। सेबी ने कहा कि आर्टिकल में लिखे गए वैल्यूएशन रिपोर्ट की शर्त तोड़ी गई। सेबी ने वैल्यूएशन सर्टिफिकेट बनाने के तरीके पर भी सवाल उठाए। सेबी ने यह भी पूछा कि वैल्यूएशन का काम जिस दिन मिला उसी दिन कैसे पूरा कर लिया गया। सेबी ने यह भी कहा कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को अपना पक्ष रखने का भरपूर मौका दिया। सेबी के मुताबिक पीएनबी का डिस्क्लोजर था कि होल्डिंग 26% से कम नहीं होगी। ऐसे में फिर डील तय करने के बाद नया डिस्क्लोजर क्यों नहीं आया? सेबी की दलीलों पर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस सोमवार को अपना पक्ष रखेगा। अगर आप मुंबई में रहते हैं और आप ओला या उबर की टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको 20 से 33% ज्यादा किराया देना होगा। दोनों कंपनियों ने टैक्सी किराए में बढ़ोतरी की है। उबर ने पहले 15 किलोमीटर के लिए प्रति किलोमीटर का रेट 25 से 33% बढ़ाया है। ओला ने अपने पहले 30 किलोमीटर सफर के लिए प्रति किलोमीटर के रेट में 20% का इजाफा किया। अगर कोई उबर से लंबी राइड लेता है तो उसे 15 किलोमीटर के बाद किराए में 6% की गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं ओला में 30 किलोमीटर की लंबी राइड के बाद 19 से 33% की गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐप बेस्ड दोनों एग्रीगेटर्स ने देश के अलग अलग राज्यों में वहां के ईंधन की दरों के हिसाब से किराए बढ़ाए। ओला ने लंबे इंतजार के बाद अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग आज से शुरू कर दी है। ग्राहक अब इसे olaelectric.com से बुक करा सकते हैं। बुकिंग करने के लिए 499 रुपए का अमाउंट देना होगा। इसकी जानकारी कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर दी है। ओला इलेक्ट्रिक ने तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर प्लांट तैयार किया है। यहां कंपनी सालाना 20 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाएगी। ओला का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंगल चार्ज में 150 किलोमीटर तक दौड़ेगा। इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर होम चार्जर के साथ आएगा। कंपनी का दावा है कि फास्ट चार्जिंग से स्कूटर 18 मिनट में 50% चार्ज हो जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कार्रवाई करते हुए देशमुख और उनके परिवार की 4 करोड़ 20 लाख रुपए की अचल संपत्ति कुर्क की है। ईडी अधिकारियों का कहना है कि पीएमएलए के तहत कुर्की के प्रारंभिक आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए भेजे गए कम से कम 3 सम्मन के बावजूद भी देशमुख जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। लेकिन एजेंसी ने उनके बेटे ऋषिकेश और पत्नी को भी सम्मन किया था। उन्होंने बयान दर्ज कराने से भी इनकार किया। पंजाब कांग्रेस में कैप्टन बनाम सिद्धू के बीच का पंगा जारी है। आज एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू ने नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस बीच कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने बयान दिया है कि पंजाब को लेकर अंतिम फैसला कांग्रेस अध्यक्ष ही करेंगी। दरअसल कल इस तरह के संकेत मिले थे कि कांग्रेस सिद्धू को पंजाब यूनिट का अध्यक्ष बना सकती है। इन्हीं संकेतों के बाद बवाल बढ़ गया और नाराज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अलग बैठक बुला ली। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपने समर्थकों के साथ मीटिंग की। कुल मिलाकर पंजाब में कौन कितना असरदार है, इसकी लड़ाई चल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि डरने वाले नेता बीजेपी में जाएंगे क्योंकि बीजेपी डर दिखाकर अपने साथ काम करती है। जो निडर लोग हैं वो हमारे हैं। सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं की वर्चुअल बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह बात कही। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद से पहले रीता बहुगुणा जोशी, हेमंत बिश्व शर्मा, जगदम्बिका पाल, चौधरी बीरेंद्र सिंह, राधाकृष्ण विखे पाटिल और नारायण राणे जैसे कद्दावर नेता भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। इसी सिलसिले में 3 दिन से यूपी दौरे पर प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची हैं। प्रियंका गांधी 18 जुलाई तक यूपी में रहेंगी। इस दौरान वो विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियों का जायजा लेंगी। बता दें कि अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। प्रियंका गांधी करीब 1.5 साल बाद लखनऊ के दौरे पर हैं, जिसको लेकर लखनऊ में जगह जगह प्रियंका के स्वागत के लिए होर्डिंग, बैनर, पार्टी के झंडे लगाए गए हैं। पार्टी मुख्यालय में भी रंग रूप में तैयार है। यूपी के लखनऊ में आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल संबोधन किया। जेपी नड्डा ने इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के कामकाज की सराहना की। जेपी नड्डा का कहना है कि इन दोनों के नेतृत्व में पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं रह गया और यहां निवेश के लिए एक आकर्षक डेस्टिनेशन बन गया है। साथ ही जेपी नड्डा ने कोरोना से निपटने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के काम की जमकर तारीफ की।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज स्पीकर के समक्ष मुकुल रॉय को बीजेपी विधायक के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के मामले में पहली सुनवाई हुई है। वहीं अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। साथ ही बीजेपी का कहना है कि इस मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट जाएगी। बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने विधायक मुकुल रॉय को लोक लेखा समिति यानी पीएसी का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने को लेकर मंगलवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी और मुकुल रॉय की नियुक्ति में नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए हस्तक्षेप का अनुरोध किया था। कल यूपी को सौगात देने के बाद आज पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात को भी कई तोहफे दिए हैं। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गांधीनगर रेलवे स्टेशन, इक्विटिक और रोबोटिक गैलरी, गुजरात साइंस सिटी में नेचर पार्क समेत कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि रोबोटिक गैलरी 127 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। ये 11,000 स्क्वायर मीटर में फैली है। इसमें करीब 79 प्रकार के 200 रोबोट मौजूद हैं। इनमें से सबसे चर्चित ह्यूमनॉइड रोबोट है जो इंसानों की तरह ही बना है। पीएम मोदी ने आज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना की स्थिति पर चर्चा की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हम इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है। कुछ राज्यों में मामलों की बढ़ती हुई संख्या अभी भी चिंताजनक है। साथ ही पीएम ने कहा कि संभावित तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए राज्यों को पूरी तैयारी करनी होगी। कांवड़ यात्रा पर सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से यात्रा को अनुमति देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि यूपी सरकार अपने आदेश पर पुनर्विचार करे, नहीं तो हमको जरूरी आदेश देना पड़ेगा। हालांकि सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा कि वो इस वक्त कांवड़ यात्रा के पक्ष में नहीं है। हलफनामे में केंद्र ने कहा कि कांवड़ लेकर अपने इलाके के मंदिर में जाने से बेहतर होगा कि टैंकर के जरिए जगह जगह गंगा जल पहुंचाया जाए। देश में कोरोना की दूसरी लहर से जंग अभी जारी है। बीते 24 घंटे में वायरस के करीब 39,000 नए केस आए हैं और 542 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के 4,30,000 एक्टिव केस हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.33% है, जबकि रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है। वहीं एक्टिव केस 1.5% से भी कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक देश भर में करीब 40 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है और बीते 24 घंटे में 38 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। रायबरेली में कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी को बड़ा झटका लगा है। सोनिया बीते 16 सालों से जिला विकास एवं समन्वय अनुश्रवण समिति यानी दिशा की अध्यक्ष थी। अब उन्हें इस पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी नई अध्यक्ष बनाई गई हैं। दिशा ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं से जुड़ी समिति है। विदिशा के गंजबा सौदा इलाके में हुए एक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। यहां एक कुएं में एक बच्ची गिर गई थी, जिसे बचाने के लिए लोग जुटे। इसी दौरान मिट्टी धंस गई और कई लोग फंस गए, जिसके बाद से प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। सीएम शिवराज सिंह ने विदिशा में ही कंट्रोल रूम बनाया और रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उधर विदिशा के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग भी मौके पर मौजूद हैं। अब तक 4 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, साथ ही 19 लोगों को निकाला जा चुका है। साथ में सीएम शिवराज सिंह ने पीड़ितों के लिए मदद का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए आर्थिक मदद मिलेगी। श्रीनगर में आज सुरक्षा बलों ने आलमदार कॉलोनी में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। मारे गए दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के हैं। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया कि इस साल अब तक घाटी में 78 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है, जिनमें से 39 आतंकी लश्कर के थे। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं के रिजल्ट में कुल 1,04,000 छात्रों ने इस साल 90% और उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 957 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 100% नंबर स्कोर किया है। इस बार 10वीं की परीक्षा में 99.95% छात्र पास हुए हैं। कोकण ने इस बार फिर सबसे ज्यादा पास प्रतिशत हासिल किया है। वहीं सबसे कम पास प्रतिशत वाला जिला नागपुर है। मुंबई में रुक रुक कर हो रही तेज बारिश ने मुंबईकरों को आज खूब परेशान किया। बारिश की वजह से कई निचले इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हुई। सड़क यातायात के साथ साथ आज रेल यातायात भी प्रभावित हुआ। बता दें कि कुर्ला विद्या विहार के बीच चलने वाली स्लो लोकल को फास्ट लाइन पर चलाना पड़ा। साथ ही अंधेरी, चेंबूर, सायन और वडाला समेत कई मार्गों पर बस सेवाओं के रूटों में भी बदलाव किया गया।
बारिश को लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर रखा है। अगले 24 घंटे तक मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में हल्की से मध्य बारिश की संभावनाएं बनी हैं। मशहूर एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया है। वे 75 साल की थीं। बधाई हो और सीरियल बालिका वधू में उनके रोल के लिए उन्हें काफी पसंद किया जाता था। बालिका वधू में उन्होंने दादी सा की भूमिका निभाई थी। हालांकि शूटिंग प्रतिबंधों की वजह से सुरेखा जी के पास बधाई हो फिल्म के बाद कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया था। उन्हें 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। मनोज बाजपेयी और अनुभव सिन्हा समेत कई दिग्गज हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। फरहान अख्तर और जाने माने फिल्मकार आशुतोष गोवारिकर साथ काम करने जा रहे हैं। खबर पक्की है कि फरहान लगान वाले आशुतोष की फिल्म में फॉरेस्ट रेंजर की भूमिका निभाएंगे। इस फिल्म की कहानी जावेद अख्तर ने लिखी है। ये एक एक्शन फिल्म होगी जिसे रियल लोकेशन पर फिल्माया जाएगा। फिल्म को फरहान और आशुतोष मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फिल्म में विलेन की तलाश जारी है, जिसके लिए किसी भी बड़े नामी एक्टर से बात चल रही है। हालांकि आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। खबरें हैं कि एक्टर शाहिद कपूर ने कबीर सिंह के बाद टी सीरीज के साथ फिर हाथ मिलाया है। ये एक एक्शन फिल्म होगी जिसे टी सीरीज जाने माने प्रोड्यूसर अमर बुटाला के साथ मिलकर बनाएगी। फिल्म की शूटिंग इसी साल दिसंबर से शुरू होने वाली है। इसके बाद इस फिल्म की शूटिंग विदेशों में होगी। सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ मिशन मजनू बनाने वाले शांतनु बागची इस फिल्म के डायरेक्टर होंगे। फिलहाल शाहिद कपूर फैमिली मैन बनाने वाले राज एंड डीके की वेब सीरीज की शूटिंग में व्यस्त हैं। एसएस राजामौली की RRR के लिए जूनियर NTR ने 18 महीनों की ट्रेनिंग ली है। उसमें उन्होंने 9 किलो मसल गेन किए हैं। फिल्म में NTR कोमाराम भीम के किरदार में हैं। वो एक आदिवासी नेता थे जो बाकी स्वतंत्रता सेनानियों की तरह प्रसिद्ध नहीं हैं। जूनियर NTR ने इस अनसंग हीरो के बारे में काफ़ी रिसर्च किया है। अपने किरदार, लुक और बॉडी लैंग्वेज को वास्तविक रूप देने के लिए NTR ने लगभग 18 महीनों तक खुद कड़ी ट्रेनिंग में रखा। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में किया है। फिल्म 13 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। टी सीरीज के मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार पर मुंबई के DN नगर पुलिस स्टेशन में रेप का केस दर्ज हुआ है। कुमार के खिलाफ 30 साल की महिला ने अपने प्रोजेक्ट में काम देने के लालच देने को लेकर अलग अलग जगह ले जाकर रेप किया, आरोप लगाया है। हालांकि टी सीरीज की ओर से इस आरोप को खारिज कर दिया गया है। महिला का आरोप है कि काम दिलाने के नाम पर भूषण कुमार ने 2017 से लेकर 2020 तक लगभग 3 बार उनका शोषण किया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी भूषण कुमार ने उनकी तस्वीरों और वीडियोस को वायरल करने की धमकी भी दी थी। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैचों का लुत्फ उठाने वालों के लिए अच्छी खबर है। इस साल अक्टूबर-नवंबर में UAE में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान को सुपर 12 के एक ही ग्रुप में रखा गया है। ये दोनों टीमें ग्रुप 2 में हैं। इस ग्रुप में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीमें भी हैं। वहीं सुपर 12 के ग्रुप 1 में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज को रखा गया है। हर ग्रुप में 6-6 टीमें होंगी। ग्रुप की अन्य टीमों का फैसला वर्ल्ड कप के क्वालिफायर राउंड के नतीजों से तय होगा। वर्ल्ड कप का आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने ऋषभ पंत पर सफाई दी है। उन्होंने बिना मास्क के यूरो कप टूर्नामेंट में मैच देखने पहुंचे पंत के लिए कहा कि हर वक्त मास्क पहनकर रहना संभव नहीं है। पंत वेम्बली में इंग्लैंड और जर्मनी का प्री क्वार्टर फाइनल मैच देखने पहुंचे थे। इसके बाद 8 जुलाई को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज KL राहुल अगले प्रैक्टिस मैच में विकेट कीपिंग का जिम्मा संभालेंगे। ऋषभ पंत के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने और रिद्धिमान साहा के आइसोलेशन में होने की वजह से यह फैसला लिया गया है। भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले टूर गेम खेलना है और उसे दौरान KL राहुल विकेट कीपिंग करेंगे। भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज से 2 दिन पहले श्रीलंकाई टीम को झटका लगा है। टीम के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज कुशल परेरा कंधे की चोट की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं। डॉक्टरों ने उन्हें 6 हफ्ते तक आराम की सलाह दी है। अफगानिस्तान के हिंसाग्रस्त कंधार में जारी खूनी संघर्ष के बीच एक भारतीय पत्रकार की हत्या कर दी गई है। अफगानिस्तान के राजदूत फरीद ममुंजे ने इसकी सूचना दी कि कंधार में गुरुवार को भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की कवरेज के दौरान हत्या कर दी गई। वो कंधार में अफगान सुरक्षा बलों के साथ वहां के हालातों की रिपोर्टिंग कर रहे थे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स से जुड़े फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे।